लिख लिख के पढ़ाएंगे। देखिए पाल वंश की बात करें, इसका संस्थापक माना गया है गोपाल। उसको माना गया है गोपाल को इसका संस्थापक माना गया है। और इनका जो शासन था वो कहाँ था? बंगाल। कहाँ था? बंगाल में इनका शासन था। और उसमें बंगाल दो भागों में डिवाइडेड था। पहला भाग था पश्चिमी बंगाल और दूसरा भाग था पूर्वी बंगाल। तो सर अभी पूरी उल्टा में आ गया, समझिए, ठीक है ना। तो हम देखें पश्चिमी बंगाल को किस नाम से जाना गया? बंग के नाम से। पश्चिमी बंगाल को किस नाम से जाना गया? बंग के नाम से। इसे बोलते थे गौड़। क्या बोलते थे? क्योंकि यहाँ पर यहाँ का शासक कौन था? गौड़। यहाँ का शासक शशांक। पढ़ा था हमने? गौड़ शासक बंगाल का। आई थिंक शशांक के ब्राह्मण थे। गॉड पूरी बंगाल पाल वंश की बात करें, बंगाल में शासन था। पश्चिम बंगाल को बंग के नाम जाना गया और पूरी बंगाल को गौड़, क्योंकि यहाँ पर गौड़ वंशी शासक कौन थे? शशांक। हमने शशांक के बारे में पहले भी पढ़ा था। इसकी हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन ने। किसने की थी? हर्षवर्धन ने इसकी हत्या की थी, ये हमने पढ़ा था। और हर्षवर्धन ने राजा किसको बनाया? कन्नौज को। किसको बनाया था? कन्नौज को। हर्षवर्धन ने राजा कन्नौज को बनाया था। तो आगे चलकर इसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी होते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये होती है कि पूरी बंगाल का शासक गौड़ वंश से शशांक था और हर्षवर्धन इसकी क्या करता है? हत्या कर देता है। और जैसे इसकी हत्या होती है तो पूरी बंगाल में अव्यवस्था का दौर चलता है। और अव्यवस्था होने पर वहाँ की जो जनता होती है वो विद्रोह कर देती है और वहाँ की जनता बंगाल का राजा किसे बनाती है? गोपाल को बनाती है। किसे बनाती है? गोपाल नामक व्यक्ति को। तो पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से बंगाल का शासक किसे बनाया गया? गोपाल को बनाया। किसे बनाया गया? गोपाल को बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि शशांक की मृत्यु हो गई और पूरे बंगाल में राज्य में राजव्यवस्था अव्यवस्था फैल गई और उस अव्यवस्था को देखते हुए वहाँ की जनता ने विद्रोह किया और बंगाल का शासक से बनाया? गोपाल को बनाया गया। तो हम लिखेंगे बंगाल में व्यापक अव्यवस्था के कारण, बंगाल में व्यापक अव्यवस्था के कारण वहाँ की जनता गोपाल को शासक बनाती है। गोपाल क्या बन गया? वहाँ पाल वंश का बंगाल क्या बन गया? राजा बन गया। इसके बाद हम बात करें पाल वंश। तो पाल वंश में क्या क्या है? तो पाल वंश की बात करें और पाल वंश का संस्थापक से माना गया है कि गोपाल आगे चलकर पाल वंश की स्थापना का संस्थापक कौन है? गोपाल। और एक कई बार विद्वान कहते हैं द्वितीय संस्थापक। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना गया है? धर्मपाल को नहीं, महिपाल। किसका नाम होता है? महिपाल को माना गया है। ऐसे विद्वान मानते हैं कि क्या इसने भी पाल वंश को उत्थान किया था। इसके शासनकाल में भी बहुत विकास, बहुत सारे युद्ध लड़े थे इसने भी, है ना। तो इसको द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। महिपाल को संस्थापक का नाम आए तो गोपाल, द्वितीय संस्थापक पूछे तो महिपाल। लेकिन धर्मपाल भी इस वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ है। इसने त्रिकोणात्मक संघर्ष में पाल वंश की ओर से भाग लिया था, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करें प्रमुख शासक के बारे में। इस वंश के प्रमुख शासक कौन हुए हैं? तो पहला तो हमने पढ़ा गोपाल। गोपाल के बाद में उसका पुत्र कौन था? धर्मपाल। कौन था बेटा?
धर्मपाल। पहले गोपाल और गोपाल का पुत्र कौन था? धर्मपाल। अब धर्मपाल इंपॉर्टेंट क्यों है? धर्मपाल ने ऐसे क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए उसके बारे में देखें। तो धर्मपाल ने, इसके दरबार में एक विद्वान था, इसके दरबार में उसका नाम था सोढ़ल। इस सोढ़ल ने धर्मपाल को एक नाम दिया जिसका नाम है उत्तरापद स्वामी। उत्तरापद स्वामी क्वेश्चन बनता है, धर्मपाल गोपाल के बाद में इसके दरबार में विद्वान था इसका सोढ़ल, उसने धर्मपाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? उत्तरापद स्वामी। क्या नाम का? उत्तरापद स्वामी से कहा है, उत्तर भारत पर शासन करने वाला। उसके बाद में फिर बात करें हम, इसने विक्रमशिला व सोमपुर में बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। धर्मपाल इस दरबार में सोढ़ल नामक विद्वान, इसने धर्मपाल को क्या कहा है? उत्तरापद स्वामी कहा है। फिर बात करते हैं विक्रमशिला व सोमपुर में बौद्ध विहारों का निर्माण। यहाँ विश्वविद्यालय की बात नहीं हो रही है, बौद्ध विहार। बौद्ध विहार जैसे बोलते हैं बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुर में बौद्ध विहारों का निर्माण कराया। इसके अलावा उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की या करवाई। ये धर्मपाल के प्रमुख कार्य थे। अब धर्मपाल के बाद शासक बनता है देवपाल। कौन बनता है? देवपाल। अब देवपाल ने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए? तो इसके प्रमुख कार्य में कहा जाता है जावा एवं सुमात्रा। जावा एवं सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी के शासक जिनका नाम था बालपुत्रदेव। बालपुत्रदेव ने अपना दूत भेजा। किसके दरबार में भेजा? देवपाल। जावा सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी शासक कौन थे? बालपुत्रदेव। इन्होंने देवपाल के दरबार में अपना दूत भेजा। किस काम के लिए? बौद्ध विहारों के संरक्षण के लिए। बौद्ध विहार के संरक्षण के लिए अपना एक दूत भेजा था। तो देवपाल ने उस दूत को 5 गांव दान में दिए। कुछ गांव दान में दिए 5। इसके लिए बौद्ध विहारों के संरक्षण के लिए जब जावा सुमात्रा के शैलेंद्र शासक बालपुत्रदेव ने अपना दूत भेजा, किसके लिए? बौद्ध विहारों के संरक्षण के लिए। तो देवपाल ने 5 गांव दान में दिए। गोपाल की बात हो गई संस्थापक के रूप में, धर्मपाल के प्रमुख कार्य पढ़ लिए, फिर देवपाल। और देवपाल के बाद में शासक का नाम आता है वह है विग्रहपाल। कौन सा नाम आता है? कब आएगा? इसके बाद विग्रहपाल। लेकिन ये कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, तो इसके शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए। इसके बाद में अगला जो शासक था वो था महिपाल। कौन सा था? महिपाल। तो महिपाल के बारे में क्या महत्वपूर्ण कार्य है? तो महिपाल को इसने बहुत सारे युद्ध लड़े, युद्ध अभियान चलाए, लेकिन यह एक युद्ध में
चोल वंश के राजा राजेंद्र से हार गया था। तो कहा गया इसके बारे में। हाँ? धर्मपाल के बारे में कौन आया था? बोल पूरा नहीं। तो देखिए महिपाल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो महिपाल के बारे में कहा गया है, इसे चोल वंश के राजेंद्र चोल जो नाम आता है, राजेंद्र चोल से राजेंद्र चोल ने प्राप्त किया। प्रश्न बनता है कि महिपाल को किस वंश के राजा ने, तो चोल वंश के राजा ने राजेंद्र ने इसे परास्त किया था। अब इसने तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर अपना एक बौद्ध भिक्षु का नाम आता है, उसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए था। तो पढ़ेंगे आगे बौद्ध भिक्षु अतीश। बस महिपाल के बाद खत्म पालन। बौद्ध भिक्षु अतीश या अतीशा भी नाम मिलता है कहीं पे। अतीश को तिब्बत में अतीश के नेतृत्व में तिब्बत में धर्म प्रचार के लिए भेजा गया। धर्म प्रचार के लिए भेजा गया। तो महिपाल के समय में बौद्ध भिक्षु का नाम था अतीश, उसके नेतृत्व में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर उसे भेजा गया। कहाँ भेजा गया? तिब्बत भेजा गया। इसके लिए धर्म प्रचार के लिए। फिर इसके बाद में शासक का नाम आता है रामपाल। क्या आता है? रामपाल। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके शासनकाल में क्या आता है? पाल वंश। इसके काल में पाल साम्राज्य का विरोध। इसके काल में पाल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो जाता है। इसका आगे हम देखिए, कन्नौज सबसे महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र माना गया है उस समय का। महत्वपूर्ण क्यों? कि पहले तो यहाँ पर लोहे की खदान है। इसकी खदान है लोहे। तो लोहे का प्रयोग हथियारों के रूप में होता था उस समय। और कन्नौज क्षेत्र में बंगाल और बिहार का क्षेत्र आता था, जहाँ पर जंगल थे। जंगलों में हाथी पर्याप्त मात्रा में, ज्यादा मात्रा में थे और हाथियों का प्रयोग सेना में होता था। तो वहाँ कन्नौज उस समय व्यापारिक केंद्र भी था, धन धान्य संपन्न था। तो हर एक वंश के राजा कन्नौज पर क्या करना चाहते थे? अधिकार करना चाहते थे। तो कौन कौन से वंश के राजा कन्नौज पर अधिकार करने के लिए संघर्ष करते हैं? आगे जान। तो पहले नाम आता है पाल वंश। इसका नाम आता है पाल वंश। उसके बाद नाम आता है गुज्जर प्रत्यार वंश। गुज्जर प्रत्यार वंश। फिर नाम आता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों ने ही कन्नौज पर अधिकार करने के लिए क्या किया? संघर्ष किया। क्या किया? युद्ध लड़े, संघर्ष किया। और इन तीनों में जो संघर्ष हुए उसको जो नाम दिया गया वो था त्रिकोणात्मक संघर्ष। कन्नौज को लेकर पाल वंश, गुज्जर प्रत्यार और राजपूत वंश में जो संघर्ष हुए उसको क्या नाम दिया गया? त्रिकोणात्मक संघर्ष नाम दिया गया, जिनमें
पाल वंश की ओर से कौन भाग लेता है? धर्मपाल भाग लेता है और वह पराजित भी होता है। ये गुर्जर प्रतिहार की तरफ से उस टाइम नाइट बंपर आवा नहीं था। वत्सराज वत्सराज देखेंगे आगे। कन्नौज मोस्ट विशेष करके कन्नौज को प्राप्त करने के क्रम में हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में धर्मपाल को पाल वंश के धर्मपाल को प्रत्यार शासक, प्रत्यार का मतलब किससे है यहाँ पर? गुज्जर प्रत्यार से शासक वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से परास्त होना पड़ा। तो देखिए कन्नौज के बारे में मैंने बात की, तो कन्नौज में सामरिक महत्व का केंद्र था। तो तीनों ही वंश, पाल वंश, गुर्जर प्रत्यार और राष्ट्रवंश इस पर अधिकार करना चाहते थे और इन तीनों में हुए संघर्ष को क्या नाम दिया गया? त्रिकोणात्मक संघर्ष कहा गया। तो आगे विशेष बात करते हैं। कन्नौज को प्राप्त करने के क्रम में जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में पाल वंश की ओर से धर्मपाल और प्रत्यार का मतलब है गुर्जर प्रत्यार से, तो प्रत्यार वंश की ओर से वत्सराज और राष्ट्रकूट वंश की ओर से ध्रुव से धर्मपाल क्या हुआ? परास्त हुआ। कन्नौज संघर्ष को लेकर पाल वंश के धर्मपाल ने भाग लिया, वो गुर्जर प्रत्यार से वत्सराज पहले आ रहा और राष्ट्रकूट वंश के साथ ध्रुव से क्या होना पड़ा? परास्त हुआ। तो सर इसको विप्रता के शासक क्यों कहते हैं?